हम लोग समझने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में। हम लोग टेली सीखने वाले हैं, तो टेली सीखने से पहले आप लोगों को कुछ टेली के बारे में कुछ पता होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी टेली जो सॉफ्टवेयर होता है बाकी सॉफ्टवेयर से काफ़ी डिफरेंट होता है। टेली जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो अकाउंटिंग में कुछ मेन दिन कुछ आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म पता होना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ये है शर्मा जी। शर्मा जी को क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। हेलो, मैं हूँ शर्मा जी और मैं एक बिजनेस करने की सोच रहा हूँ जिसका हिसाब किताब मैं टेली में रखूँगा। तो ये जो है शर्मा जी हैं, इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसका हिसाब किताब किस में रखेंगे? टेली में रखेंगे। तो शर्मा जी को कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या क्या होता है। टेली सीखने से पहले इसको आप लोगों को जरूर समझना है। तो शर्मा जी, मान के चलते हैं शर्मा जी को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो शर्मा जी को क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पैसा चाहिए। पैसा और क्या क्या पैसा चाहिए शर्मा जी को? मान के चलते हैं शर्मा जी को 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़ा कोई बिजनेस करना है अच्छा सा, जिसमें खाने से लेकर उसके पास सब रहे। तो शर्मा जी क्या करेंगे? 15 लाख का जरूरत है, तो क्या कर सकते हैं? 15 लाख उसके पास नहीं है, मान के चलते हैं शर्मा जी के पास है टोटल 10 लाख रुपीज़ है। शर्मा जी के पास क्या है? 10 लाख रुपीज़ है, तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन शर्मा जी को स्टार्ट करना है 15 लाख से, तो 10 लाख है टोटल शर्मा जी के पास। तो शर्मा जी क्या करेंगे? 5 लाख और चाहिए, तो क्या करेंगे? शर्मा जी लोन लेंगे। कहाँ से लोन लेंगे? HDFC बैंक से। मान के चलते शर्मा जी ने 2 लाख का लोन लिया, 2 लाख का लोन लिया, तो उसी लोन को क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। जिस बैंक से लोन लिया है तो शर्मा जी का क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, मतलब दायित्व हो गया। इन फ्यूचर शर्मा जी को बैंक को वापस देना पड़ेगा। और मान के चलते हैं 3 लाख लोन लिया फ्रेंड से, तो टोटल शर्मा जी के पास कितना हो गया? 15 लाख। तो जो लोन लिया है उसी को क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। एक तो बैंक से लोन लिया है, एक फ्रेंड से लोन लिया है। बैंक से लोन लिया है उसको सिक्योर लोन बोलेंगे, जो फ्रेंड से लोन लिया है उसको अनसिक्योर लोन बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। शर्मा जी क्या है? शर्मा जी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो 15 लाख का चाहिए, तो लोन लिया है 2 लाख का बैंक से और फ्रेंड से लोन लिया है 3 लाख का। तो टोटल शर्मा जी के पास 10 लाख था, तो 15 लाख टोटल हो गया। तो शर्मा जी ने एक शॉप खोला जिसका नाम था शर्मा जनरल स्टोर। तो शर्मा जी ने जो टोटल पैसा लगाया है 15 लाख, तो उसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, पूंजी बोलेंगे। जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, जो पैसा बिजनेस में ओनर लगाता है उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो शर्मा जी ने कितना लगाया था? 15 लाख। तो वही 15 लाख जो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। और शर्मा जी अलग है। शर्मा जी का व्यापार शर्मा की दुकान, व्यापार बोलते हैं बिजनेस को, या ट्रेड बोलते हैं व्यापार का मतलब। ये शर्मा जी का शॉप है और ये शर्मा जी के उस दुकान के शॉप के ओनर है, मालिक हैं। तो मालिक अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं, कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। अगर कोई एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर या ओनर बोलेंगे। अगर कोई 2 मिलकर बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। अगर तो कोई 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे शेयर होल्डर। आप आगे समझ लेते हैं हम लोग शर्मा जी को और क्या क्या चाहिए। अगर शर्मा जी तो जनरल स्टोर खोल लिए, तो ये शर्मा जी का जनरल दुकान है शर्मा जी का, और ये शर्मा जी का उसके ओनर है, मालिक है। तो शर्मा जी को और क्या क्या चाहिए? हाँ, उसको अगर टेली में हिसाब किताब रखना है शर्मा जी को, तो कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो टेली जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो शर्मा जी को क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए, रखने के लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए, कुछ मशीन वगैरह चाहिए शर्मा जी को। तो जो मेन बिजनेस पे जरूरी चीज़ रहता है इसी को एसेट्स बोला जाता है। समझ गए? एसेट्स किसे बोलेंगे? मेन जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी चीज़ होता है उसी को क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स क्या हो सकता है? हमारा कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो ये सबको क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे, जो मेन बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होता है। आपका फैन हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या है? फिक्स एसेट है, एसेट्स बोलेंगे उसको। अब उसके बाद आता है शर्मा जी को और सामान को खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए? कुछ सामान चाहिए। तो कुछ ये शर्मा जी ने कुछ ये सामान लाया, इसी को क्या बोलेंगे? सामान को ही गुड्स बोला जाता है। गुड्स बोलेंगे, माल बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। इन सभी नामों से सामान को नाम जाना जाता है। गुड्स, ये मेन आप लोगों को याद रखना है, गुड्स याद रखना है या स्टॉक याद रखना है। तो गुड्स क्या है? समझ गए? सामान को ही गुड्स बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। अब शर्मा जी उसी सामान को क्या करेंगे? किसी से सप्लायर से परचेस करेंगे। परचेस का मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना, क्रय करना, परचेस करना। विक्रय का मतलब क्या होता है? सेल करना, सामान को बेचना। तो इसी गुड्स को क्या करना? माल, गुड्स और ये सामान बोला जाता है, या स्टॉक भी बोलेंगे इसको। यहाँ तक आप लोग समझ गए परचेस क्या है, सेल्स क्या है। अब हम लोग आगे समझते हैं ड्राइंग क्या है। ड्राइंग का मतलब है ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आहरण। अगर शर्मा जी को बाई चांस कुछ पैसे का जरूरत पड़ गया तो शर्मा जी क्या करेंगे? बिजनेस से कुछ पैसा निकालेंगे। सर बिजनेस अलग है और शर्मा जी अलग है। अगर शर्मा जी ने 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है और शर्मा जी को कुछ पर्सनल यूज़ पड़ जाता है, कुछ निजी खर्चे के लिए कुछ पैसा की जरूरत पड़ता है, तो क्या करेंगे? शर्मा जी मेन कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसा निकालेंगे। जो कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाला जाता है उसे ही क्या बोलेंगे? ड्राइंग। कुछ अपनी निजी खर्चे के लिए कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना ही क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। मतलब कि अब शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख से और उसमें से मान के चलते हैं निजी खर्च के लिए निकाल लिया 1 लाख से, तब शर्मा जी का कितने कैपिटल में लगा? शर्मा जी ने कितना कैपिटल, अब बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 14 लाख, क्योंकि 1 लाख तो जो है शर्मा जी ने निकाल लिया है। तो उसी जो 1 लाख निकाले उसी को बोलेंगे ड्राइंग बोलेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ड्राइंग क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस की लैंग्वेज में। जैसे आप लोग नया साल मनाते हो 1 जनवरी को, लेकिन बिजनेस की लैंग्वेज नया साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है, जैसे मान के चलते हैं शर्मा जी ने कुछ सामान खरीद के लाया था,
तो स्टार्टिंग में जो खरीद के लाया था तो उसी को बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। जब सामान को पहली बार खरीदा जाता है तो पहली बार जो सामान को खरीदेंगे तो कहलाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब जब वही 31 मार्च तक आते आते कुछ सामान जो बच जाएगा, मान के चलिए शर्मा जी ने 20 अप्रैल को सामान खरीदा था, तो 20 अप्रैल को जो सामान खरीदा था, सामान दुकान में लाया था, तो हमारा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। और आते आते 31 मार्च हो गया तो कुछ सामान जो बच जाएगा वो कहलाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जो बचा हुआ सामान कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं डेबिटर को और क्रेडिटर को। ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोगों को अच्छा से समझना है, इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और इसको भूलना नहीं है। जब भी हम लोग परचेस सेल्स करेंगे तो क्रेडिटर और डेबिटर, क्योंकि टेली में मेन दो चीज़, इसी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं भी सीख रहा था तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो इसी को आप लोगों को अच्छा से क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को और ये समझना है। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार और एक होता है डेबिटर देनदार। लेनदार किसे बोलेंगे, मतलब कस्टमर, मतलब कि क्या, लेनदार का मतलब, क्रेडिटर का मतलब सप्लायर। जिससे शर्मा जी सामान खरीदेंगे वो क्या है, लेनदार है। तो इसलिए बोल रहे हैं लेनदार, शर्मा जी ने किसी से सामान खरीदा था तो ये लेनदार है। क्रेडिटर जिससे सामान खरीदा जाता है वो क्या है, लेनदार। और जिसको सामान बेचा जाता है उसको बोला जाता है देनदार, डेब्टर्स बोला जाता है। डेब्टर को आसान भाषा में कहें तो कस्टमर ही डेब्टर्स होता है, कस्टमर को डेबिटर कहा जाता है। और क्रेडिटर मतलब लेनदार, मतलब कि सप्लायर। जिससे शर्मा जी सामान खरीदेंगे वो क्या कहलाएंगे, सप्लायर कहलाएंगे। सप्लायर को ही क्रेडिटर बोला जाता है। और जिसको सामान बेचा जाता है डेबिटर, कस्टमर। जब भी सेल करेंगे तो कस्टमर को सेल करेंगे, डेबिटर को, तो उसी को डेबिटर बोलेंगे। और टेली में इसको डेबिटर ना बोल के सन्ड्री डेबिटर बोला जाता है। और क्रेडिटर को क्रेडिटर ना बोल के सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है टेली में। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, डेबिटर का मतलब कस्टमर। इन्हीं दो नाम से आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे समझते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी दो टाइप का होता है, लायबिलिटी दो प्रकार का होता है। एक तो करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को शॉर्ट लायबिलिटी बोलते हैं और फिक्स लायबिलिटी को लॉन्ग लायबिलिटी बोलते हैं। शॉर्ट लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एक साल के अंदर अंदर चुकाना रहता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एक साल के अंदर अंदर जो लोन लेगा शर्मा जी उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और एक साल के लिए जो लंबा लोन लिया जाएगा, एक साल से मतलब ज़्यादा समय के लिए जो लोन लिया जाएगा उसको बोलेंगे लॉन्ग लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, लेनदार का पैसा देना है, किसी सप्लायर से हम लोग सामान उधार में खरीदे हैं तो उसको पैसा देना भी पड़ सकता है, तो लेनदार का पैसा देना, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कम समय के लिए लिया गया उधार, कम समय से किसी से उधार लिए हैं, वो किस में आएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। कस्टमर से लिया गया एडवांस, कोई कस्टमर खास है जिससे हम लोग एडवांस में पैसा ले लिए हैं, वो भी हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आएगा। दुकान का किराया बाकी है देना, वो नहीं दिए, वो भी हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। दुकान का क्योंकि किराया देना है, बिजली का बिल देना है, कोई टैक्स बकाया हो तो उसको भी देना है, तो ये सब क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा, जैसे हम लोग बैंक से शर्मा जी ने लोन लिया था, 2-3 साल के लिए लोन लिया था, तो वो आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। बैंक से लिया गया लोन लेकिन लंबे समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा लिया। और शर्मा जी ने किसी से उधार भी लिया था अपने फ्रेंड से, तो वो भी 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया था, तो वो भी किस में आएगा, लंबी उधारी जो लिए रहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएंगे। तो अभी आई होप आप लोग समझ गए होंगे शॉर्ट लायबिलिटी क्या है, लॉन्ग लायबिलिटी क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, संपत्ति, एसेट्स। संपत्ति बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स भी आपका 2 प्रकार का होता है, करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट एसेट में ऐसा एसेट्स है जो एक साल के भीतर चुकाया जाए या हमारे पास रहे, उसको करंट एसेट बोलेंगे। और जिसको आसानी से, एसेट्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। एसेट्स का मतलब जो सारी चीज़ें बिजनेस के अधिकार में है और जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो आपको बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो बिजनेस के चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ज़मीन, कार, बाइक, चेयर, ये सब क्या है, फिक्स एसेट है या एसेट बोल सकते हैं, संपत्ति। यही 2 टाइप का है, करंट एसेट और एक फिक्स एसेट। करंट एसेट में 1 साल के भीतर जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कि डेबिटर्स, किसी को कस्टमर को हम लोग उधार में सामान दिए हैं तो 1 साल के अंदर बाद देगा क्या, नहीं, वो जल्दी दे सकता है, तो डेबिटर भी हमारा आएगा करंट एसेट में। स्टॉक जो पड़ा है सामान हमारे दुकान में जो स्टॉक रहेगा वो भी क्या आएगा, करंट एसेट के अंदर आएगा। कैश जो पैसा, कैश इन हैंड जो कैश में हाथ में रखेंगे वो भी हमारा आएगा। बैंक में जमा पैसा वो भी किस में आएगा, करंट एसेट में आएगा। और फिक्स एसेट में क्या आएगा, जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे चाहे कंप्यूटर को हम लोग आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बेचना चाहे तो तुरंत बिक जाएगा क्या, नहीं, तो उसको कुछ टाइम लगेगा, तो आसानी से इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन, फर्नीचर, वाहन, तो ये सब क्या है, फिक्स एसेट है, ये फिक्स है, इसलिए इसको फिक्स एसेट बोला जाता है। अब हम लोग समझते हैं एसेट, संपत्ति भी ये जो हमारा फिक्स एसेट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक टेंजिबल एसेट्स और एक नॉन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम लोग छू कर देख सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट बोलेंगे, जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन, ये सबको छू कर देख सकते हैं। नॉन टेंजिबल एसेट जिसको छू के नहीं देखा जा सकता, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लोगो, ये सबको नहीं छू के देखा जा सकता, तो हमारा ये नॉन टेंजिबल एसेट्स में आएगा। अब हम लोग समझते हैं एक्सपेंस। इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीपली समझना है, ये बहुत ज़्यादा टेली में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस भी 2 टाइप का होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, लागत। बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर खर्चा नहीं हो रहा है बिजनेस तो अच्छा नहीं, बिजनेस में खर्चा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो खर्चा भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यक्ष व्यय।
तो वस्तु की कीमत में शामिल किया जाता है वो हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे माल खरीदते समय किराया, कर्मचारियों का वेतन देना, वेतन जो सामान पैक करना, सामान जो है उसको पैक करना आदि जो खर्चा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। मान के चलते हैं शर्मा जी सामान को लाते हैं कहीं दूर से, सामान को जो अपने स्टोर में, इस स्टोर में सामान को लाने के लिए कहीं दूर से लाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वो गाड़ी बुक करते हैं, कोई ट्रक हो गया या कोई सभी मतलब कुछ भी बुक करते हैं उस सामान को लाने के लिए। तो सामान को जो लाने के लिए गाड़ी का किराया देते हैं तो आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। गाड़ी का जो किराया देते हैं सामान को लाने ले जाने के लिए, और जो मजदूर रखते हैं, मजदूर जो सामान को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, जब स्टोर में आएगा तो उतारेंगे, जब स्टोर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे गाड़ी में लोड करेंगे। तो जो ये किराया है जो देंगे, जो मजदूर को वेजेस बोलते हैं उसको, जो मजदूर को पैसा देंगे वेजेस, तो हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग समझ गए होंगे, जो मेन बिजनेस से रिलेटेड रहता है उससे खर्चा होता है जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्टली मतलब जो मेन बिजनेस से ना होकर इनडायरेक्टली खर्चा होता है, जैसे कि बिजली का बिल, वेतन देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट, ये सब रख रखाव, मरम्मत, बीमा, टेलीफोन एक्सपेंस, तो ये सब किस में आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो इनडायरेक्टली खर्चा होता है बिजनेस में, जो भी इनडायरेक्टली खर्चा होगा वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और बिजनेस मेन जो हमारा बिजनेस है वो डायरेक्टली खर्चा होगा तो हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। जैसे हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, हमारा कंप्यूटर कोई एक दो खराब हो जाता है, खराब तो ना हो लेकिन मान के चलते हैं बाई चांस खराब हो गया एक दो कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर को हमारे जो बनाने में जो रिपेयरिंग का खर्चा लगे कंप्यूटर, तो हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष आय, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो शर्मा जी का क्या है, बिजनेस है, सामान बेचते हैं तो शर्मा जी के पास पैसा आता है। तो मान के चलते हैं एक ब्रेड शर्मा जी ने बेचा, ब्रेड का रुपीज़ 30 रुपये है और उसको 35 रुपये में बेच दिया, तो जो 35 रुपये है उसका शर्मा जी का क्या हो गया, इनकम हो गया, डायरेक्ट इनकम। मतलब जो बिजनेस रहता है और उस सामान को बेचा जाता है, जो पैसा आता है उसको डायरेक्ट इनकम। डायरेक्टली जो बिजनेस है उसको सेल किया जो सामान को, तो इनकम है डायरेक्ट इनकम। जैसे हमारा कंप्यूटर कोर्स का बिजनेस है, जैसे कोई स्टूडेंट कोर्स करता है, उस जो पैसा देता है DCA का कोर्स का फीस पेड करता है, तो जो फीस पेड कर रहा है तो जो हमारा कैसे इनकम हो रहा है, डायरेक्टली इनकम हो रहा है। जो स्टूडेंट कोर्स कर रहा है पैसा दे रहा है तो हमारे थ्रू इनकम आ रहा है, तो हमारा हो गया डायरेक्ट इनकम। तो उसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब शर्मा जी का ये स्टोर है, शर्मा जी मान के चलते हैं शर्मा जी का तो जनरल स्टोर है, यहाँ से इसको डायरेक्ट इनकम आता है। अब मान के चलते हैं शर्मा जी का एक रेंट है, एक शॉप है, उसको शर्मा जी ने क्या दिया, रेंट पे दे दिया है, तो शर्मा जी का पैसा यहाँ से भी आता है रेंट से। तो ये रेंट पे लिया है तो शर्मा जी मंथली इसको रेंट देते हैं। तो शर्मा जी का दो तरीके से इनकम हो रहा है, एक तो अपनी दुकान से और एक तरीका है ये शॉप को रेंट पे दे के, तो रेंट से भी इनका इनकम होता है। तो जो अदर सोर्स इनकम होता है उसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। मेन बिजनेस शर्मा जी जनरल स्टोर है, यहाँ से जब कोई सामान को बेचेंगे तो पैसा आएगा तो डायरेक्ट इनकम, और कहीं से ये शर्मा जी का रेंट है यहाँ से पैसा रिसीव होता है तो उसको इनडायरेक्ट इनकम। तो समझ गए होंगे। हम लोग सीखेंगे टेली में जनरल एंट्री करना, डबल एंट्री सिस्टम, लेना देना। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेना प्लस देना, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में दो चीज़ में होता है, एक तो बाई करना, एक सेल करना। किसी सप्लायर से सामान खरीदा जाता है, किसी कस्टमर को सामान बेचा जाता है, तो लेना देना चलता रहता है बिजनेस में। इसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेना प्लस देना, इसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम लोग समझते हैं डेबिट, जब किसी को कुछ दिया जाता है चाहे नगद उधार तो उसको डेबिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब किसी से कुछ लिया जाता है कैश जमा तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।